A block of mass 2 kg is placed in equilibrium on a moving plank with acceleration 4 meter per second square. If the coefficient of friction between plank and block is 0.2, the frictional force acting on a block. समझिए क्या सिचुएशन है। सिचुएशन ये है कि एक प्लांक है, उसके ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ये मान लिया एक प्लांक है और उसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। ब्लॉक का मास आपको दिया है 2 kg और प्लांक जो है वो एसलेट कर रहा है। कितने एसलेशन से एसलेट कर रहा है वो आपको दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ब्लॉक का मास 2 kg दिया है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी दिया है आपको 0.2 और पूछ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो पहले फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। प्लांक आगे भाग रहा है तो प्लांक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, और उसका रिएक्शन पार्ट ब्लॉक पे कहाँ लगेगा, आगे की तरफ। और यही फ्रिक्शन फोर्स होगा जो ब्लॉक को प्लांक के साथ मूव कराने में ब्लॉक की हेल्प करेगा, ठीक। तो अगर हम ब्लॉक पे इक्वेशन बनाएं, सिर्फ ब्लॉक पे इक्वेशन बना रहे हैं ब्लॉक पे, तो ब्लॉक पे इक्वेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बनेगी। यही फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो एम के मास को ए का एसलेशन प्रोवाइड करेगा। ब्लॉक का मास है 2 kg और एसलेशन है 4, तो ये 8 न्यूटन की रिक्वायरमेंट है। अगर ब्लॉक चाहता है प्लांक के साथ चलना तो उसको 8 न्यूटन फोर्स की रिक्वायरमेंट है। अब हम देखेंगे कि फ्रिक्शन हमारे पास अवेलेबल कितना है। क्या पता है 8 अवेलेबल है भी कि नहीं है। तो फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू इंटू एन, और म्यू में आपको दिया 0.2, और यहाँ से जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा वो ऊपर वाले ब्लॉक के वेट के बराबर होगा, और वो हो जाएगा आपका 20 न्यूटन। तो ये जो रिक्वायरमेंट थी वो तो 8 न्यूटन थी, लेकिन ये जो अवेलेबिलिटी आ रही है, जो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है फ्रिक्शन की, वो सिर्फ 4 न्यूटन आ रहे हैं। तो चाहिए तो साथ चलने के लिए 8 न्यूटन, और है आपके पास सिर्फ 4 न्यूटन, तो बेसिकली 4 न्यूटन ही लगेगा और वो उसके साथ नहीं चल पाएगा, ठीक है। ब्लॉक और प्लांक के बीच में स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी और ब्लॉक जो है वो प्लांक के साथ नहीं चल पाएगा, ठीक। और फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 4 न्यूटन। अगला क्वेश्चन में भी ब्लॉक है 2 kg का, उसको एक प्लांक के ऊपर रखे हैं, वो एसलेट कर रहा है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है। अब कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, तो पुराने वाला डायग्राम ही बनेगा, सब कुछ वैसे ही बनेगा। तो मास है आपका 2 kg का, एसलेशन 1 का, तो फ्रिक्शन फोर्स की जो रिक्वायरमेंट होगी वो हो जाएगी 2 इंटू 1 यानी 2 न्यूटन की रिक्वायरमेंट होगी। और अवेलेबिलिटी कितनी है, तो पुराने जैसे ही क्वेश्चन है, तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो अवेलेबल होगी म्यू इंटू एन करेंगे, एन एम जी के बराबर डालेंगे तो वो 4 न्यूटन आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम डिसाइड कर लेते हैं, अवेलेबल है 4 न्यूटन, लेकिन चाहिए तो सिर्फ 2 न्यूटन, तो जितना चाहिए उतना ही लगता है, और एक लिमिट से ज़्यादा लगता नहीं है। तो जितना चाहिए 2 न्यूटन चाहिए तो 2 न्यूटन ही लगेगा ए पार्ट। ब्लॉक का मास दिया है 70 kg, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा हुआ, म्यू दिया 0.4, और पर्सन ने उसको खींचने की कोशिश कर रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा के, और ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं पहुंच पाया होगा। जो अप्लाइड फोर्स होगा वो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा नहीं होगा, उससे कम ही रहा होगा, या बहुत ज़्यादा उसके बराबर हो सकता है। तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स पूछ रहे हैं, तो देखिए जरा सिचुएशन क्या है। ये सरफेस है, ये ब्लॉक है, 70 kg का ब्लॉक है, तो एक नॉट कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन भी कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो 700 न्यूटन तो ये लगेगा ही लगेगा। अगर पर्सन नहीं भी खींचेगा तब भी कॉन्टैक्ट फोर्स 700 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा, और ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब अगर पर्सन इसको खींचेगा तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स और लगेगा फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ये फ्रिक्शन और लगेगा, और ये मूव नहीं करना है, यानी ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू से कम ही लगेगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैक्सिमम तक लग सकता है। तो कितनी होगी फ्रिक्शन की रेंज, 0 से लेकर मैक्सिमम तक। मैक्सिमम कितना होता है, म्यू इंटू एन, म्यू है 0.4 और एन जो है वो आपका 700 न्यूटन है। तो फ्रिक्शन जो लगेगा वो 0 से लेकर 280 तक कुछ भी लग सकता है। अब नेट कांटेक्ट फोर्स इन दोनों का रिजल्टेंट होगा इस तरह से, ये होगा नेट कांटेक्ट फोर्स, ठीक। तो नेट कांटेक्ट फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी 700 न्यूटन। कब, जब अप्लाइड फोर्स 0 होगा। जब अप्लाइड फोर्स लगाया ही नहीं, अप्लाइड फोर्स 0 है, तो कांटेक्ट फोर्स 700 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा। और नेट कांटेक्ट फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, तो मैक्सिमम तब होगी जब फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे लग रहा होगा, जस्ट चलने वाली स्टेट में होगा ये। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 280। तो अब हम नेट कांटेक्ट फोर्स के बारे में लिखते हैं।
तो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स जो है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको पता लगी कितनी है, 700 न्यूटन। और ये जो नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, तो वो आएगी नॉर्मल रिएक्शन ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का रिजल्टेंट, दैट इज 700 का स्क्वायर प्लस 280 का स्क्वायर। और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट ये 754 के आसपास आपको मिलेगा। ठीक, तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पे वो बनेगा सी पार्ट। ब्लॉक है 2 kg का, इंक्लाइन प्लेन पर रखा हुआ है, एंगल 30 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो 0.7 दिया है। ये पूछ रहे हैं फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा, तो चेक कर लेते हैं। ये इंक्लाइन प्लेन है 30 डिग्री का और उसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक, नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा, तो वो लग रहा होगा mg sin 30। ठीक, कितना लग रहा होगा mg sin 30। तो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट तो mg sin 30 के ही बराबर है, ये होगी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट। लेकिन अवेलेबिलिटी कितनी होगी, अवेलेबिलिटी का मतलब वही फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। दोनों चीज़ें निकालेंगे, रिक्वायरमेंट सबसे पहले निकालने जा रहे हैं रिक्वायरमेंट। तो फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि mg sin 30 के बराबर हो जाए। m कितना है 2, g की वैल्यू मानते हैं 10 और sin 30 हो गया हाफ। तो 10 न्यूटन की तो है भाई रिक्वायरमेंट। ठीक, अब जरा अवेलेबिलिटी देखते हैं, अवेलेबिलिटी कितनी है, यानी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी म्यू इंटू एन। म्यू आपको दिया है 0.7, नॉर्मल रिएक्शन होगा mg cos 30, तो mg हो गया 2 इंटू जी की वैल्यू 10, cos 30 होगा √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 7√3। और 7√3 10 से बड़ा होगा कि नहीं होगा ये आपको सोचना पड़ेगा। तो 7 इंटू 1.7 अगर हम करेंगे तो ये 10 से बड़ा हो गया, ये 10 से बड़ा हो गया। ठीक है, तो जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कम है और अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। तो जितनी रिक्वायरमेंट होगी उतनी लगेगी, टोटल वैल्यू तो नहीं लग जाएगी। तो रिक्वायरमेंट सिर्फ 10 न्यूटन की और अवेलेबिलिटी 10 से ज़्यादा की है, तो सिर्फ 10 ही न्यूटन लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। तो आंसर बनेगा इसका ए पार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, इसमें कह रहे हैं टेंशन बता दो कितना। तो जरा देखते हैं क्या क्या फोर्स लगेंगे इसमें। तो नीचे की तरफ तो लग रहा होगा mg sin थीटा, m g की वैल्यू 10, sin 30 हाफ, यानी नीचे लग रहा है 5 न्यूटन। ठीक, और ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन होगा म्यू mg cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू, फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन, अगर ढंग से सुनना, अगर फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट हो गया कि इस 5 न्यूटन को बैलेंस कर ले तो रस्सी में टेंशन हो जाएगा 0। और अगर फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो पाया, मान लिया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई 4 न्यूटन और नीचे लग रहा है 5 न्यूटन, तो रस्सी में 1 न्यूटन का क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। मान लिया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई 3 न्यूटन और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, तो रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा, 2 न्यूटन हो जाएगा। ठीक, तो ये जो फ्रिक्शन है वो डिसाइड करेगा कि रस्सी में टेंशन होगा कि नहीं होगा। तो हम सीधे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं और ये देख लेते हैं जितना चाहिए उतना अवेलेबल हो पाएगा कि नहीं। फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू इंटू एन, और म्यू आपका 0.8 है, और नॉर्मल रिएक्शन जो है वो mg cos थीटा होगा, और cos थीटा होता है √3/2। तो यहाँ से देख के ये पता लग रहा है कि ये वैल्यू 5 से काफ़ी ज़्यादा होगी, और जब ये 5 से ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन यहाँ सफिशिएंट है। और फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट है तो रस्सी में टेंशन कितना हो जाएगा, 0। रस्सी में किसी टेंशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली एंगल से भी चेक कर सकते थे। अगर म्यू आपका 10 थीटा से बड़ा होता तो फ्रिक्शन आराम से रोक लेता, और इस केस में म्यू 10 थीटा से बड़ा है। म्यू है आपका 0.8 और 10 थीटा 1030 आएगा 1/√3। 1/√3 को थोड़ा सेटल करेंगे तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा √3/3। √3 होता है 1.7/3, तो इससे आप डिवाइड करोगे तो अराउंड 0.6 से भी कम आएगा। तो जब म्यू बड़ा है 10 थीटा छोटा है, इसका मतलब फ्रिक्शन सफिशिएंट होगा उसको आराम से रोकने के लिए, तो टेंशन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। टेंशन क्या हो जाएगा आपका, 0। सो योर आंसर इज डी पार्ट। ब्लॉक का मास दिया 4 kg, इंक्लाइन प्लेन पर रुका हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्रीज, इंक्लिनेशन हम धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं। इट इज फाउंड दैट व्हेन द इंक्लिनेशन इज 3 and 5, ठीक है, साइन थीटा 3 and 5 होता है। साइन थीटा की वैल्यू दी है 37 डिग्री। द ब्लॉक जस्ट बिगिन टू स्लाइड। अब जस्ट बिगिन टू स्लाइड वाला जो केस होता है तो वो तब होता है जब म्यू आपका जस्ट किसके बराबर हो जाता है, 10 थीटा के बराबर।
और साइन थीटा अगर 3/5 है तो टेन थीटा 3/4 होगा, क्योंकि एंगल 37 डिग्री है, तो जो म्यू आपका होगा वो 3/4 आएगा। दैट मीन्स 0.75 जो है वो होगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, डी पार्ट। इसमें सिचुएशन ये एक ब्लॉक है, उसको रफ इंक्लाइन प्लेन पे थीटा एंगल पे रखा है और जस्ट बिगिन टू स्लाइड करने जा रहा है अपने वेट से। ठीक, इसका मतलब फ्रिक्शन जो है वो एम जी साइन थीटा, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एम जी साइन थीटा के बराबर होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उस एंगल इंक्लिनेशन पे वो किसके बराबर होगी, एग्जैक्टली एम जी साइन थीटा के बराबर होगी। तभी वो अपने वजन से ही चलने वाला है, जस्ट चलने वाला है, यानी फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के एम जी साइन थीटा को बैलेंस कर ही पा रहा होगा। अब आपसे कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें ऊपर खींचना है, उसको अप द प्लेन खींचना है। ब्लॉक पे कितना मिनिमम फोर्स लगाएं ताकि ये ऊपर चलना शुरू कर दे, ऊपर, ऐसे ऊपर खींचना है इसको हमें। तो जब आप इसको ऊपर खींचने की कोशिश करोगे तो एम जी साइन थीटा तो नीचे लगेगा ही लगेगा और फ्रिक्शन भी नीचे लगेगा, और आप ऊपर चलाना ही चाहते हो, कि चलाना शुरू करना ही चाहते हो, तो फ्रिक्शन भी अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे ही लग रहा होगा और एम जी साइन थीटा तो लग ही रहा होगा। और अभी हमने चेक किया फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू तो खुद एम जी साइन थीटा के बराबर है। ठीक, इसका मतलब आपको जो फोर्स चाहिए वो कम से कम कितना चाहिए, तो कम से कम आपको चाहिए 2 एम जी साइन थीटा, तब ये अब द प्लेन जस्ट चलना शुरू कर पाएगा। बी पार्ट।